नमस्कार। राम राम सर, स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री फुल क्रैश कोर्स में। सो शायद आपने अपना इंडियन हिस्ट्री का क्रैश कोर्स देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देख लेना। ओके। एंड मैंने कहा था कि हम जो है इस क्रैश कोर्स के बाद में एक फुल कोर्स लेके आएंगे जिसमें हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ये अपना फुल कोर्स है जिसके बारे में कुछ शुरुआती पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ और सिलेबस पूरा का पूरा बता देता हूँ फुल कोर्स का। ओके, देखो, आधुनिक भारत का इतिहास, ये करीब करीब 60 घंटे के आसपास का ये पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास में। ओके, विद डिस्कशन वीडियोज में, विद डिस्कशन वीडियोज का मैंने बोला है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्कशन वीडियोज भी शामिल की जाएंगी तब जाके 60 घंटे। एंड अगर आप IAS या RS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है न्यू इंडिया भारत निर्माण से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और iOS में माई इंस्टीट्यूट नाम करके एक एप्लीकेशन है, वो भी अपना ही एप्लीकेशन है, तो वहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ खास बातें और पूरा सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यूनिक कोर्स रहेगा, बहुत सारी इमेजेस का यूज किया जाएगा, ठीक है, मैप्स का यूज किया जाएगा, ग्राफ्स का, और ओल्ड डाटा का यूज किया जाएगा। अब इस वाले इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको 7-8 मैप भी बता दूंगा जो अंग्रेजों के टाइम के हैं और उस समय किस कंडीशन में भारत था, कितने राज्य थे, वो सारे मैप इसी में इंट्रोडक्शन में आपको बता दूंगा। देखो, मैंने हिस्ट्री के बारे में काफ़ी बार बताया हुआ है आपको। तो हिस्ट्री यानी इतिहास, यानी ऐसा जो घटित हो चुका है, इतिहास ऐसा घटित हुआ। अब कल क्या घटित हुआ, परसों क्या घटित हुआ, हमने आंखों से देखा है तो हमें पता होता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले तक का भी पता होता है, बट आज से 100 साल पहले क्या घटित हुआ, आज से 1000 साल पहले क्या घटित हुआ, इस पे क्या है कि बहुत सारे डिबेट चलते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, क्योंकि तुम तो थी नहीं, तुमने तो अपनी आंखों से देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय पे जब आंखों से भी देखते हो ना, तब भी पता नहीं चलता कि सच क्या है गलत क्या है, क्योंकि सामने वाले ने क्या छुपा रखा क्या नहीं छुपा रखा, ये बात भी आपको पता नहीं होती। तो मतलब यही है कि ऐसा घटित हो चुका है, उसमें श्योरिटी तो नहीं होती है, 100% श्योरिटी नहीं हो सकती। अब देखो, बहुत सारे लोग जो हैं आज के समय पे महात्मा गांधी को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को एक बहुत आइडियल पर्सन बना के प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा आइडियल बना दिए गए थे। अब जो जिस चीज़ से गांधी जी खुद डरते थे उस चीज़ को भी वहाँ प्रस्तुत करवा दिया गया। यानी गांधी जी चाहते थे कि मुझे कभी भी आइडियल ना बनाया जाए, मुझे कभी मूर्ति के रूप में पूजित ना किया जाए, मुझे कभी भगवान ना बनाया जाए, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते थे। बाद में उसी काम को ऑल इंडिया वाले लोगों ने किया, ज़्यादातर लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। अब जब भगवान बनने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में उनके विरोध में भी आ जाते हैं लोग, उनका विरोध करने वाले भी आ जाते हैं। अब जब आज के समय पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक और ये पता नहीं क्या क्या झूठ फैलाने की फैक्ट्री चल रही है, तो इस समय आप देखते होंगे, आपके पास भी मैसेज आते होंगे कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें कही जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि सही क्या है गलत क्या है, इस पे डिस्कशन जो है ना वो होता है, यही इतिहास होता है। ओके, अब इतिहासवेत्ता जो होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो जो है इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और कहीं ना कहीं बीच का इतिहास निकाल के लाने की कोशिश करते हैं, एक एक्सट्रीम पर नहीं ले जाते हैं। मतलब ऐसा फिक्स नहीं बोल देते कि महात्मा जी गांधी जी ने ही आज़ादी दिलाई या महात्मा गांधी जी बहुत बुरे थे, ऐसा नहीं बोलते। बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब गौतम बुद्ध घर छोड़ करके चले गए थे 29 वर्ष की आयु में, 5-6 साल भटकते रहे, फिर उसके बाद में 12 साल बाद में उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या था वो सत्य का ज्ञान, मतलब क्या था वो? ऐसा था कि उनके अंदर कोई भगवान आ गया या कोई शक्तिपुंज आ गया या कोई एनलाइटेंड या कोई ऊपर से कोई एक सुपर पावर उनके अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर इस दुनिया के बारे में सोच विकसित हो गई कि ज्ञान मार्ग वाला जो रास्ता मैंने बताया काफ़ी बार, उनके अंदर दुनिया के बारे में ये सोच विकसित हो गई कि सारी चीज़ें एक्सट्रीम पे मत करो, मध्यम मार्गी रास्ता अपनाओ। उन्होंने मिडिल पाथ अपनाया था, यही आज तक सबसे बेस्ट मार्ग माना जाता है, ठीक है। देखो, कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी 2-3 बातों का आप ध्यान रखना। एक तो मैं अपने खुद के 3 यूनिवर्सल लॉ बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी बार आपको बताएं, एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है। और मैं बताता रहूँगा यूनिवर्सल लॉज को, क्योंकि वो फैक्ट हैं और वो कभी भी गलत नहीं कर सकते।
ये मतलब ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने लिखे होंगे अलग अलग जगह, मैंने उन सबको मिला के तीन खुद के हिसाब से मैंने ये बनाए हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तीन यूनिवर्सल लॉ ही है, बट ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा कहता हूँ, द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड। पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग की उपज है। जब आप जीवित हो, जब आप जो देख रहे हो, तभी ब्रह्मांड है। आपके इस दुनिया से जाने के बाद में कोई ब्रह्मांड नहीं है। आपके सोने के बाद में भी बहुत सारी चीजें खत्म मानी जा सकती हैं। होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन माइंड, पूरा ब्रह्मांड, जिस नज़र से आप पूरी दुनिया को देख रहे हो ना, उस नज़र से कोई भी नहीं देख सकता। जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपके समान 100% कोई नहीं सोच सकता। हो सकता है आपका खास से खास मित्र आपसे 90% मैच कर जाएगा, 95% आपकी विचारधारा से मैच कर जाएगा, लेकिन 100% किसी भी कंडीशन पे मैच नहीं करेगा। बायोलॉजी भी यही कहती है। देखो, वी आर इक्वल, हम समान हैं, हम समान हैं, लेकिन वी आर डिफरेंट। हम अनेकता में एकता वाला सिद्धांत फॉलो करने वाले लोग हैं। एक्चुअली में बायोलॉजी में यही बात आती है कि जितना भी आपका डीएनए निकल के आता है ना, ऑल ओवर ह्यूमंस, पूरे इस प्लेनेट अर्थ पर या पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सबका 99.99% डीएनए इक्वल है। सबका 99.99% डीएनए उनका इक्वल है, लेकिन 0.001% जो डिफरेंट है वही डिफरेंस दिखाई देता है। मतलब ज्यादातर चीजें समान है, फिर भी कुछ अलग होने से ही सब कुछ अलग हो जाता है। चेहरा अलग हो जाता है, बोलने की आवाज अलग हो जाती है, दिखने में अलग हो जाता है, रंग अलग हो जाता है, 0.00% के आधार पे ही सिर्फ, बाकी सब इक्वल है। तो पहला यूनिवर्सल लॉ, द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड, पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग के ऊपर है। जैसा आप देखोगे दुनिया को, वही दुनिया है। सामने वाला की अलग दुनिया है, तीसरे आदमी की अलग दुनिया है, चौथे आदमी की अलग दुनिया है। पूरे दुनिया में 9 अरब लोग हैं, 9 अरब लोगों के लिए भी 9 अरब दुनिया है इस समय। ओके, पूरा ब्रह्मांड उनके लिए अलग है। तो हिस्ट्री किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, हम ये कोशिश करेंगे। मैंने क्रैश कोर्स में कोशिश नहीं की थी, मैंने क्रैश कोर्स में जो एनसीईआरटी में पढ़ाया गया था उन सारी बातों को ही बता दिया था। अब हम जो फुल कोर्स करा रहे हैं तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट को शामिल करें। लेफ्टिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, राइटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, और फाइनल कंक्लूजन निकाल के हम सेंटर पे लेके आएंगे। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रहते होंगे, ऐसा भी आप सुनते होंगे कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, सवाल आता है आपके दिमाग में। तो ये सच है या गलत, इस सब का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे ना। एक बार हम देखेंगे कि भगत सिंह जी क्या कहते थे उस अपनी फांसी के बारे में, गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी और अरविंद के बीच में क्या समझौता हुआ, क्या सच में गांधी जी भगत सिंह को मारना चाहते थे। ये सारे एस्पेक्ट देख लेंगे और विद फैक्ट देखने की कोशिश करेंगे ना, सारी एस्पेक्ट्स को शामिल करते हुए देखने की कोशिश करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा से, हिस्ट्री में कोई भी चीज़ 100% ट्रुथ नहीं होती है। सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स के आधार पे मिला के एक हिस्ट्री बनाई जाती है। ओके, तो पहला यूनिवर्सल लॉ जो मैंने बताया था, यूनिवर्स वाला, होल यूनिवर्स वाला। दूसरा यूनिवर्सल लॉ कहता है एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। सब कुछ सापेक्ष है, सब कुछ सापेक्ष है, कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। मतलब आप कहीं पे 100% नहीं बोल सकते कि यही सच है। ठीक है, जब मैं कभी भी आपको पढ़ाने की बात करता हूँ, जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ, तब मैं कभी भी आज तक ये नहीं बोला होगा मैंने अपने लेक्चर में कि मेरे ही लेक्चर्स में से आपको 90-100% सवाल आ जाएंगे, नहीं बोल सकता मैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कोई भी अगर आपसे बोल रहा है, फैक्टली बात बता रहा हूँ मैं, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि उसके ही पढ़ाने में से 100% सवाल आ जाएंगे, या वो जो पढ़ा रहा है वो 100% सच है, तो उसके दो ऑप्शन हैं। एक तो वो झूठ बोल रहा है, दूसरा आपको मूर्ख समझ रहा है। दूसरा, वो आपको मूर्ख समझ रहा है तभी ऐसी बात बोल सकता है, वरना ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्योंकि 100% कुछ हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। सारी चीजें नियर टू हो सकती हैं, सापेक्ष में हो सकती हैं, एब्सोल्यूट कभी भी नहीं हो सकती। मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल देके समझाया है कि अगर 3 लोग हैं ए बी सी, तो सी के कौन सी डायरेक्शन में है बी, और ए की कौन सी डायरेक्शन में है बी, ये दोनों की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ए बोलेगा कि मेरे राइट में है, सी बोलेगा कि मेरे लेफ्ट में, और बात दोनों की सही है। अब जैसे बात करेंगे भगत सिंह के बारे में ही, तो यहाँ ये इशू निकल के आएगा। अंग्रेज बोलेंगे भगत सिंह आतंकवादी था, भारत वाले बोलेंगे कि भगत सिंह जो था एक क्रांतिकारी था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ
कांग्रेसी लोग बोलेंगे, जो उस समय के कांग्रेस वाले थे, कांग्रेसी बोलेंगे कि ये चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट राष्ट्रवादी है, जो गलत है, ऐसा बोल सकते हैं वो, ठीक है। ऐसा ही आप अदर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। ये तो मैंने भगत सिंह वाला बताया। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का लेंगे। सुभाष चंद्र बोस के लिए, हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रीय नेता हैं, अंग्रेजों के लिए वो एक बहुत बड़े विलेन थे। इस तरीके से बहुत बड़े विलेन हो सकते हैं। ऐसे ही 1857 क्रांति हुई। अब उन्होंने 1857 की क्रांति के समय सैनिकों ने किस उद्देश्य से ये सब किया, वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हमारे लिए तो वो एक क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत थी। जबकि अंग्रेजों के लिए वो क्या था, एक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, सिपाही म्यूटनी था, और अंग्रेजों ने उसका दमन कर दिया। वो इसे क्रांतिकारी या आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं बोलते, बोले कि कुछ सैनिक नाराज हो गए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, दैट्स इट। उसको वो उस तरीके से बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बोला था, ये दूसरा यूनिवर्सल लॉ आप ध्यान रखना, नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। कौन कहाँ पे खड़ा है, उसकी पोजीशन के आधार पे वो बताएगा कि सामने क्या है, ओके। और थर्ड नंबर पे जो आता है अपना, एक लाइफ को इजी बनाने के लिए, दूसरा वाला जो है नथिंग एब्सोल्यूट वाला है, नथिंग एब्सोल्यूट। और थर्ड नंबर पे जो आता है अपना लाइफ को इजी बनाने के लिए, हैप्पीनेस इज ए स्टेटस ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज ए स्टेटस ऑफ माइंड। खुशी होना एक आपके दिमाग की उपज होती है, यानी खुशी के लिए कोई भी भौतिक वस्तुएं मैटर नहीं करती हैं। आपके माइंड से आप किसी भी तरीके से हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई करोड़पति व्यक्ति ही हमेशा खुश रहे, हो सकता है कि झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी खुश हो। अब ये आप सोच रहे होंगे सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, यहाँ पे ये क्यों बताया? देखो हिस्ट्री में शुरुआत में ही मैं सब सब्जेक्ट में ही बताऊंगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हर जगह लागू होने वाली हैं। हर जगह, किसी भी जगह चल जाना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, सब जगह ये यूनिवर्सल लॉ लागू होने वाले हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जब मैं इनकी दूसरे वाले की बात करूँ, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री के बारे में अलग अलग विचारधारा वाले लोग आते हैं। लेफ्टिस्ट लोग आते हैं, राइटिस्ट लोग आते हैं, सेंटर वाले लोग आते हैं, ब्राह्मण हिस्ट्री लिखने वाले आते हैं, दलित हिस्ट्री लिखने वाले आते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री वाले आते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सन 700 ईस्वी से ही इतिहास शुरू होता है उनका। जब से मोहम्मद पैगंबर जन्म होते हैं तब से ही उनका इतिहास शुरू होता है, और उनकी किताबों में गजवाए हिंद लिखा जाता है। गजवाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान पर हमें आक्रमण करके फिर से हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना है, उनकी किताबों में पढ़ाया जाता है। तो आप कहाँ बैठे हो, कहाँ हो, इसका भी बहुत अंतर होता है, ओके। तो ये अलग अलग तरीके की विचारधाराएं होती हैं। कोशिश ये करेंगे फुल कोर्स से तो ज़्यादातर चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। मेनली तो बात ये है कि जितने फैक्ट मिल रहे हैं उन सबको समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लास्ट में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे जो बेस्ट हो सकता है। हिस्ट्री से एक तो सबसे बड़ा इश्यू आज के समय पे ये निकल के आता है कि हिस्ट्री पे आप लड़ने लग जाते हो, ठीक है। हिस्ट्री पर आप लड़ने लग जाते हो कि भगत सिंह अच्छा था, या महात्मा गांधी अच्छा था, या आरएसएस वाले लोग अच्छे थे। इस तरीके से लड़ने लग जाते हो, जो सबसे गलत है। इतिहास में क्या हुआ उस पर लड़ना नहीं है, इतिहास में क्या गलती की है उनसे सबक लेके फ्यूचर में क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही लड़ते रह जाओगे हिंदू मुसलमान, फ्यूचर आपका बिल्कुल डेफिनेटली अंधकार में हो जाएगा। फ्यूचर से आप सीख लो कहाँ गलतियां की, कहाँ कैसे अंग्रेज भारत में आ गए, कहाँ पे यहाँ पे जो मुगल थे उनका शासन हो गया है, या कैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिए, कहाँ पे हम टूट के बिखरने लगे। इन सब से सीख लेना होता है। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सब पे लड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे परदादाओं ने हमारे परदादा के खिलाफ ये किया था, अब मैं तुम्हें मारूंगा, नहीं, ये नहीं है, ये बहुत गलत है। इस तरीके का आज अगर करने की कोई कोशिश कर रहा है तो एक तरीके से अपने फ्यूचर को बिगाड़ रहा है और अपने देश के फ्यूचर को बिगाड़ रहा है। हर जगह हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं लोग, जो कि बहुत गलत एस्पेक्ट है। एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, हर कोई इंसान है। रिलीजन इज ह्यूमन बेस्ड सोसाइटी, रिलीजन इज ह्यूमन मेड कल्चर, या एक संप्रदाय जो होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित एक फॉलो पाथ है जिसे फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिलीजन के बारे में जो एक अलग स्पेशल टॉपिक्स में हम बात करेंगे। धर्म अलग टॉपिक होता है, रिलीजन अलग टॉपिक होता है। तो यहाँ पे हमें उन सारी चीज़ों से सबक लेना है और आगे
बढ़ना है, ठीक है। तो अपने फुल कोर्स की अगर बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग रखेंगे पॉइंट को, और उन पे ही हम डिस्कस करेंगे। आईएएस एंड आरएएस का फुल सिलेबस इसमें कवर होगा। फुल कोर्स बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज, ठीक है। बेसिक रूप में मैं एनसीईआरटी को और स्पेक्ट्रम को ले रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंबाइंड किया है। एनसीईआरटी लिखने वाले बहुत सारे लेखक होते हैं, उनमें सब तरीके के लोगों की विचारधारा शामिल होती है। ऐसे ही स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम एक तरीके से मानते हो, ओल्ड एनसीईआरटी के तरीके से मान सकते हो, बट उन्होंने भी सारे एस्पेक्ट को, फैक्ट्स को उसमें शामिल किया है। उन्होंने भी किसी पॉइंट पे ऐसा 100% नहीं बोला है। और उसके अलावा मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कोई भी इंपॉर्टेंट रिसर्च करनी होगी, मैं सारा रिसर्च करके आपको पढ़ाऊंगा, ओके। यानी मैं आपको झूठ पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, जितना हो सकता है उतना फैक्ट के आधार पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ओके। तो अपने चैनल का नाम न्यू इंडिया नव भारत निर्माण है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ मिल जाएगा। 60 आवर्स से ऊपर की ये क्लासेज होंगी। सिलेबस में बता देता हूँ। देखो, आईएएस प्री की अगर बात करें तो उन्होंने बस छोटा सा लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। इतना मतलब एक लाइन में लिखा हुआ है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। 19वीं शताब्दी से लेके आज़ादी तक की प्रमुख घटनाएं, इस तरीके से लिखा हुआ है। और मेंस की बात करें तो मेंस में पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री आता है, ठीक है। तो उसमें आधुनिक भारत की बात करें तो 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय, ये पॉइंट निकलता है अपने आईएएस मेंस के पेपर में। मतलब उन्होंने समराइज करके एक लाइन में बोल दिया। अब इससे तो कोई मतलब सिलेबस नहीं निकलता। इसका मतलब कहने का ये सारा पूछना चाह रहे हैं वो, आधुनिक भारत से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो सब पूछना चाह रहे हैं वो, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इनका, इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंतर्गत एकीकरण और पुनर्गठन, ये तो हुआ अपना आईएएस मेंस का सिलेबस। और अगर बात करें आरएएस मेंस के सिलेबस की, ठीक है, तो उसका पेपर 1 का खंड भी है, उसमें लिखा हुआ है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। संस्कृति वाले जो हैं वो अलग टॉपिक आते हैं अपने आप में। इतिहास की बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जब तक नेहरू जी जीवित रहते हैं उस समय तक का 1965। महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व एवं मुद्दे, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण की धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता, देश के विभिन्न भागों में योगदान, 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद में सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय और राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो ये अपना आरएएस मेंस का सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है आरपीएससी के द्वारा। ऊपर वाला जो बताया वो यूपीएससी के द्वारा आईएएस मेंस का सिलेबस लिखा हुआ। अब इनसे पता नहीं चल रहा है स्पेशली सिलेबस क्या है। हम सिलेबस को अब किस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं वो आपको देख लेते हैं। देखो, जो अपना कोर्स है आईएएस वाला, आरएएस वाला कोर्स एप्लीकेशन में जो हम प्रोवाइड करा रखें, तो उसमें इसी तरीके से हम लेक्चर सीरीज मिलाएंगे। सबसे पहले ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ओवरव्यू एंड सिलेबस ये बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको क्रैश कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री देखना है, ठीक है। 5.5 घंटे का देखना है, जरूरी है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा आपको सब्जेक्ट के अंदर। और जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जितना भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो वो आपको देखना है। तो वहाँ पे आपको अरेंज कर दिया जाएगा, तो वो आपको देखना ही है, ठीक है। फिर अब हम दोबारा शुरू करेंगे हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम शुरू करेंगे उत्तर मुगल राजवंश से। जब औरंगजेब के बाद में सन 1700 के बाद 1707 के बाद में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग जाता है और छोटे छोटे नवीन राज्यों का उदय होने लग जाता है। तो पहले हम देखेंगे उत्तर मुगल राजवंश, ठीक है। जो लास्ट वाले राजा थे उनका राजवंश देखेंगे, मुगलों का, ओके। फिर देखेंगे नवीन राज्यों का उदय होने लग जाता है औरंगजेब के बाद में। उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आते हैं? बंगाल, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, जाट रियासतें, मराठा और मैसूर। मराठा साम्राज्य जो था वो काफ़ी बढ़ जाता है। इवन मराठा साम्राज्य जो है वो बढ़ते बढ़ते मुगल जो क्षेत्र था वहाँ तक आ जाता है, इवन दिल्ली तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य जो है बढ़ता है काफ़ी, ओके। अब शुरुआत होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर लेके आती है इंग्लैंड की महारानी से, और यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है अपने भारत में। तो सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, उसके बाद में नॉरिस मिशन आता है, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विद दी मैप्स। जितना हो सकेगा उसमें सबसे ज़्यादा मैं मैप यूज करूँगा ताकि आपके माइंड के अंदर मैप बन जाए, ठीक। इमेजेस आपको हमेशा याद रहती हैं, शायद आपको लिखा हुआ या नोट्स इस तरीके से याद नहीं रहे, लेकिन चित्र हमेशा आपको याद रहते हैं, ओके। ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता की स्थापना
अब आए तो ये सब यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, नॉरिस मिशन, डेनिश, फ्रांसीसी, लेकिन अंग्रेज जो हैं यानी इंग्लैंड वाले क्षेत्र के जो हैं वो अपने भारत पे शासन करना शुरू करते हैं। अंग्रेज जो हैं वो अपनी प्रभुसत्ता कायम कर लेते हैं। तो वो कायम किस तरीके से करते हैं, कैसे कैसे वो रणनीतिक चालें चलते हैं, कैसे कैसे वो राजा महाराजाओं को बुलाते हैं, कैसे कैसे वो युद्धों को जीतते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब को कैसे हराते हैं, मराठों को कैसे हराते हैं, वो सब हम जो है अपनी ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना में देखेंगे। राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर, क्या बंगाल पर विजय कैसे होती है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। कर्नाटक के साथ 3 युद्ध हुए, मराठा, पेशवा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुए। मैसूर के साथ में युद्ध हुए, तो मैसूर का इतिहास भी देखेंगे और मैसूर के अंग्रेजों के साथ में युद्ध देखेंगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान दो वहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। फिर पंजाब का विलय कैसे हुआ और ये ब्रिटिश प्रभुसत्ता पूरे भारत वाले क्षेत्र पे, पूरे संपूर्ण भारत वाले क्षेत्र पे कैसे कायम होने लग जाती है। ओके, ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक ढांचा एवं नीतियां, यानी नॉर्मली हम करके मानते हैं जैसे 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के समय पे ही एक ऑफिशियल रूप से अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक शुरुआत हो जाती है। उस समय से लेके सन 1857 तक कंपनी जो है वो शासन करती है और मोस्ट ऑफ द क्षेत्र पे भारत के पे वो एक तरीके से प्रभुसत्ता स्थापित कर लेती है। एक डायरेक्ट कंट्रोल होता है और एक होता है देसी रियासतों वाला हिस्सा। डायरेक्ट कंट्रोल वाले को बोला जाता है ब्रिटिश भारत और देसी रियासत वालों को बोला जाता है देसी भारत। तो देसी रियासतें भी अंग्रेजों के अधीन ही आती थी। वो उनके साथ जो संधियां हुई थी, सहायक संधि, उनके तहत देसी रियासतें भी अंग्रेजों के अधीन ही आती थी। तो ये पूरा एक भारत हो जाता है। ओके, तो इस समय से लेके 1777 से लेके 1857 या 58 तक उन्होंने कैसा प्रशासनिक ढांचा रखा, किस तरीके से वो राजस्व इकट्ठा करते थे, किस तरीके से वो पुलिस व्यवस्था रखते थे, किस तरीके से उनकी न्याय व्यवस्था थी, किस तरीके से नीतियां बनाते थे, ये सब हम देखेंगे। ओके, इसमें प्रशासनिक ढांचा देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 का ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये अपना पॉलिटी कैसा है उसमें अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है आपको। फिर न्याय व्यवस्था उनकी क्या रही, बंदोबस्त व्यवस्था, वो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये राजस्व व्यवस्था थी उनकी। 3 तरीके से, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। फिर उद्योग और व्यापार कैसे हो गए उनके समय पे और उससे पहले कैसे थे, और सामाजिक कानून क्या उन्होंने सुधार किया सामाजिक कानूनों में। ओके, तो ये ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक ढांचा हम टॉपिक नंबर 7 के रूप में देखेंगे। ओके, हो सकता है कुछ एक टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी मुझे, तो हो सकता है लेक्चर वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। बाकी ये मतलब 100% उस हिसाब से नहीं है, फिर भी ये जो सिलेबस मैंने डिजाइन किया है मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसी हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा। ओके, कोशिश यही रहेगी कि 8वें नंबर का लेक्चर जो रहे वो अपना यही रहे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 का, रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, 1857 का विद्रोह, विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता, विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह का दमन, अन्य प्रमुख विद्रोह। ओके, अन्य प्रमुख विद्रोह जो हुए, आदिवासी विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, सब इसमें शामिल करके हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के रूप में 1857 ईस्वी के बाद में भारत में ब्रिटिश नीतियां एवं प्रशासन, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे हम 1773 से लेके 1858 तक का इस जगह पे हम नॉर्मली सारी चीज़ों को देख चुके होंगे। तो ब्रिटिश नीतियों को देख चुके होंगे, प्रशासन को देख चुके होंगे, राजस्व व्यवस्था को देख चुके होंगे, ठीक है, उद्योग और व्यापार पे क्या फर्क पड़ा ये देख चुके होंगे। दोबारा से रिवीजन मोड में इन गवर्नर और गवर्नर जनरलों को स्पेशल पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। हर गवर्नर जनरल के बारे में, क्लाइव के समय पे कैसी व्यवस्था थी, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया, बेलेस्ली, विलियम बेंटिक और डलहौजी, ठीक है। डलहौजी के बारे में स्पेशली सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की चांस रहती है, तो इन पे भी काफ़ी टाइम निकालेंगे एक एक गवर्नर पे। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं गवर्नर जनरल। आप मान सकते हो उस समय के गवर्नर जनरल मतलब आज के समय के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है जनता के द्वारा चुना हुआ, ठीक है, और उस समय जनता के द्वारा चुना नहीं जाता था कोई भी। गवर्नर जनरल का मतलब ये मान लीजिए उस समय का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही होता था और वही ये था, ठीक है। यानी क्लाइव उस समय पूरे भारत का कंट्रोल करता था। वॉरेन हेस्टिंग, क्लाइव जब था तब तो बंगाल वाले क्षेत्र का था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे भी बंगाल वाला क्षेत्र था। धीरे धीरे करते हुए बेंटिक के आसपास में पूरा ऑल इंडिया में जो है पेनिट्रेशन हो जाता है यूरोपियों का, अंग्रेजों का। तो उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगते हैं। ओके, भारतीयों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन, किसानों पर भारी बोझ हुआ, छोटी जोतें हो गई, नकदी फसलें
बोई जाने लगी। पहले नकदी फसलें नहीं बोई जाती थी, सिर्फ आजीविका वाली फसलें बोई जाती थी। भारत में अकाल हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया इन्होंने थोड़ा बहुत, तो ठीक है। ये अकाल वाला टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, जो कि मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों के समय पे भारत में अकाल, ये एक स्पेशल टॉपिक आता है। अंग्रेजों ने भारत का इतना ज़्यादा शोषण किया था कि अकाल के कारण ही बहुत लोग मरे थे। तो अलग अलग टाइम पे जो अकाल आए उनको देखेंगे। परिवहन का, रेलवे का क्या विकास किया, आधुनिक उद्योगों का क्या विकास किया थोड़ा बहुत, वो सब देखेंगे। भारतीय धन का बहिर्गमन, धन का निष्कासन का सिद्धांत, ये थ्योरी है, सब कुछ देखेंगे। लोगों की आर्थिक दशा क्या थी, 1857 के आसपास आते आते। ओके, फिर उस समय सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, सांस्कृतिक जागृतियां हुई। तो उनमें कौन कौन से देखेंगे, राजा राम मोहन राय, यंग बंगाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थियोसॉफिकल सोसाइटी, दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज स्थापना की, रामकृष्ण मिशन एवं विवेकानंद, मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, दलित सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फुले, ये सब देखेंगे। इनके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट अगर जो सामाजिक सुधार करने वाले लोग हैं उन सबको यहाँ पे हम शामिल करेंगे। ओके, फिर शुरुआत होती है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में नेशनलिज्म कैसे आया उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन कौन से थे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उससे पहले कुछ एक राजनीतिक संगठन बनने लग गए, तो उनको भी देखेंगे। ओके, और वो इतने बड़े स्तर पर, कांग्रेस जितने बड़े स्तर पर ऑल इंडिया पे अपना प्रभाव छोड़ पाई, उतना ये पहले वाले राजनीतिक संगठन क्यों नहीं छोड़ पाए, उन सब पे डिस्कस होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद, विवाद क्या है ये आपको थोड़ा बहुत क्रैश कोर्स में भी बता दी, और यहाँ पे और बड़े रूप में डिस्कस करेंगे। ओके, स्थापना होती है, उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आ जाता है। अब यहाँ पे अपना भारत की आज़ादी के संघर्ष के 3 चरण पढ़ते हैं हम नॉर्मली। 3 चरणों में बांटना एक आसानी से अब जो है 1885 वाले 85 से लेके और 1947 तक के इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो होता है उदारवादी चरण 1885 से 905 तक, फिर उग्रवादी चरण 905 से 1919 तक। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पे उस समय का जो समाज था, उस समय के जो नेता थे, राजनीतिक नेता, वो उग्रवादी रूप अपनाने लगते हैं। और फिर 1919 में गांधी जी आ जाते हैं। तो धीरे धीरे गांधी जी जो हैं वो सर्वोच्च होते जाते हैं और पूरे भारत में उनकी स्वीकार्यता होने लग जाती है। तो गांधी जी का चरण कहा जाता है 1919 से लेकर 1947 तक। इसका मतलब ये नहीं कि और भी घटनाएं नहीं हुई, तो वो सारी घटनाएं देखेंगे। मैंने ये फुल कोर्स कहा है, क्रैश कोर्स नहीं है, तो सिर्फ गांधी पे फोकस नहीं करेंगे। उदारवादी चरण में जो भी नेता थे, क्या क्या वो चाहते थे अंग्रेजों से, वो सिर्फ थोड़ा बहुत सुधार करना चाहते थे अंग्रेजों के अधीन रह के। उसके बाद में उग्रवादी चरण आता है 1905 से 1919 में। इसमें जो घटनाएं हुई हैं, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन हुआ कांग्रेस का, पार्लियामेंट सुधार आया, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, 1919 का मॉन्टेक जंपसूट सुधार, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये उग्रवादी चरण में जो जो घटनाएं हुई उन सब पे डिस्कस होगा। देन आफ्टर गांधी जी 1919 से 1947 तक, गांधी जी की विचारधारा एवं सिद्धांत, सत्याग्रह, सत्य अहिंसा, गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। उसके बाद में खिलाफत असहयोग आंदोलन, कांग्रेस खिलाफत, और फिर उसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट दी गई, 11 सूत्री मांग रखी गई, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में, रेमजे मैकडोनल्ड सांप्रदायिक पंचायत आया दलितों के लिए, पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में, कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। तो ये जो है अपना गांधीवादी चरण के अंदर देखेंगे। ओके, फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन में गदर आंदोलन, ठीक है, गदर पार्टी बनी, कोमागाता मारू प्रकरण देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 में, उसके बारे में देखेंगे। उसका नाम बदल के बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया 1928 में, इसके बारे में देखेंगे। उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी गई। तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि क्या डेट रही, क्या फैक्ट रही है, नहीं, पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। भगत सिंह की विचारधारा को समझेंगे, गांधी जी की विचारधारा को समझेंगे, ठीक है। भगत सिंह जो आज के समय पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा गलत जिन्हें पढ़ा जाता है और गलत समझा जाता है, वो भगत सिंह, ठीक है, सबसे ज्यादा गलत तो गलत पढ़ा जाता है उन्हें। तो भगत सिंह की विचारधारा जितना हो सकेगा हम बेस्ट तरीके से, क्योंकि भगत सिंह के बारे में मैंने बहुत सारी बुक्स में अलग अलग पढ़ा हुआ है, तो उनकी जो विचारधारा है वो। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर, पटेल और
सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। इन सब पे तो कम से कम 1-1 घंटा देना बनता है। ओके, तो इन सब की विचारधाराओं, इनकी पूरी लाइफ में क्या प्रोसेस रही, ये सब पे हम देखेंगे। ओके, उसके बाद में 1935 का अधिनियम पॉलिटी में हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करेंगे। ओके, सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिप्स मिशन आया भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, कैबिनेट मिशन आया, माउंट बेसन योजना हुई, भारत को आज़ादी मिली। ओके, और आज़ादी के बाद में राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। तो इस तरीके से हम भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। नॉर्मली सन अगर बात करें तो एक तो बोलने को आता है सन 1757 से लेके 1947, ठीक है, बट हम शुरुआत करेंगे सन 1600 के आसपास में, ठीक है। और उसके बाद में या सन 1707 के बाद में जितने भी इस जगह पे मुगल एम्पायर आए और मुगल शासक रहे, उसके अलावा बंगाल, मराठा, जाट साम्राज्य जिनका छोटी छोटी रियासत थी, उनका विस्तार हुआ, उन सब के बारे में देखेंगे। अंग्रेजों के विस्तार से लेके, अंग्रेजों की नीतियों से लेके, 1857 की क्रांति से लेके, कांग्रेस की स्थापना, सामाजिक सुधार आंदोलन, फिर उसके बाद में 3 पार्टों में, 3 चरणों में, 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947, ठीक है। इन तीनों चरणों में जो जो घटनाएं हुई उनको देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, फैक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मैंने कहा था कि हम जो ये करने वाले हैं सारा का सारा, एक तो एनसीईआरटी बेस लेके चलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का सब कुछ शामिल करेंगे। उसके अलावा स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास जो बुक है उसको शामिल करेंगे, और अदर सोर्स शामिल करेंगे, ठीक है। अदर सोर्स में मुझे जहाँ पे भी कोई इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्री मिलती है मैं उन सबको रिसर्च करता हूँ। उसके अलावा जितने भी इंटरनेट पे लेख मिलते हैं, ठीक है, उन सबको देखता हूँ। तो तब उसके बाद में हम यहाँ पे एक एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे, कहीं भी बायस रहने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही विचारधारा को थोपने की कोशिश करूँगा आपको, बस इतना जरूर ध्यान रखूंगा मैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई भी शब्द ना बोला जाए, इस तरीके की बातों का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और ज़्यादातर चीज़ें जो रहेंगी वो आपको विदाउट बायस मिलेंगी। ओके, एंड एज आई सेड एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी की क्लास 6 जो बुक है वो एंशियंट हिस्ट्री के लिए है, ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 वाली बुक है, जिसमें पहले बताया क्या, कब, कहाँ, कैसे ये शुरुआत होती है, आरंभिक मानव की खोज, भोजन कैसे प्राप्त करते थे, शुरुआत में नगर बने यानी सिंधु सभ्यता बनी, फिर किताबें और कब्रें, उसके बाद राज्य, प्राचीन गणराज्य यानी अपने महाजनपद बने, नए विचार, अशोक के बारे में, खुशहाली, ये एंशियंट का है। बट इसमें ये शामिल नहीं होगा, ये मिडाइवल वाला है। क्लास 7th में हम लेंगे क्लास 8th का और क्लास 12th का, ठीक है। क्लास 12th का भी 3rd पार्ट लेंगे, कैसे, कब, कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाना, आदिवासी, दिक्कू, स्वर्ण युग की कल्पना, जब जनता जागती, 1857, और उसके बाद में उपनिवेशवाद और शहर शाही, सब ये कहाँ देखेंगे। और अगर बात करें क्लास 12th वाले की, तो क्लास 12th का पार्ट नंबर 3 देखेंगे हम, और उसमें जो है उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज, औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन को समझना और संविधान का निर्माण, ये अपना पॉलिटी में अलग से पार्ट चल ही रहा है, तो उसमें आप वहाँ पे देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण कोर्स आपके लिए रहेगा, करीब करीब 60 आवर्स के प्लस में रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे मैप लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये मैप देख लेते हैं एक एक करके, मैप पूरा देखना। ओके, आगे तो मैं लगाऊंगा ही हर जगह, फिर भी यहाँ पे एक ओवरव्यू में देख लेते हैं। ये मैप लगाया मैंने मुगल एम्पायर का 1530 से लेके 1707 तक, जब तक औरंगजेब का शासन था, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात करें 1530 की, ठीक है, तो 1530 में मुगल एम्पायर इस वाले क्षेत्र पे उन्होंने शासन था, यानी शुरुआत जो हुई थी बाबर के समय पे हुई थी। ओके, 1526 में, उसके बाद में हुमायूं के बाद में अकबर। तो इस क्षेत्र में जो शासन था शुरुआत में 1530 के आसपास में। ओके, उसके बाद में 1605 की अगर बात करें, जब अकबर का एंड होता है, जब अकबर शासन छोड़ते हैं, तो 1605 तक आते आते शासन जो है वो यहाँ तक फैल चुका था मुगलों का, इस क्षेत्र तक, ठीक है। इस क्षेत्र तक मुगलों का शासन जो है वो फैल चुका था। ये बीच वाला हिस्सा तो पहले से है ही, और ये वाला भी शामिल हो जाता है 1605 तक, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं मैं सन 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है, तब ये जो साम्राज्य है नीचे तक पहुंच गया था, दक्षिण तक, ठीक है। ये वाले हिस्सा भी जो है वो मुगल साम्राज्य में शामिल हो चुका था। ये वाला हिस्सा आप ये देख रहे हैं, ये कभी भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा, बट सन 1707 तक इधर तक मुगल साम्राज्य पहुंच गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब देखो, इतना बड़ा क्षेत्र,
इतना बड़ा क्षेत्र मैंने आपको बताया। और राजधानी कहाँ है? नॉर्मली दिल्ली में। ओके, कभी थोड़े समय के लिए लाहौर, थोड़े समय के लिए आगरा, और मोस्टली वो दिल्ली से शासन करा है। क्या वो दिल्ली से पूरे इस क्षेत्र का शासन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आज के समय पे भी देख लीजिए, दिल्ली केंद्र में अलग है, उसके अलावा अपने 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ से, दिल्ली से आज के समय पे तो इतने सारे वाहनों की सुविधा, एयरप्लेन की सुविधा, रेल की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा है, तो भी ये शासन इतना संभव नहीं है, तो उस समय संभव नहीं होगा। तो ये अलग अलग सूबों में या प्रांतों में बटा होता था, ठीक है। ये भी अलग अलग सूबों में बांट के रखते थे। तो ऐसे वहाँ पे सूबेदार होते थे या नवाब दिए जाते थे, तो अलग अलग जगह पे ये बटा हुआ था। लेकिन केंद्रीय सत्ता कहाँ पे थी? औरंगजेब के पास में या अकबर के पास में, दिल्ली में थी। औरंगजेब की जो नीतियां थी, शायद उनसे रुष्ट होने के बाद में सन 1707 में मुगल एम्पायर औरंगजेब की नीतियों के कारण ही डिक्लाइन होने लगा। जब तक औरंगजेब था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद में शासक भी दुर्बल थे और जो औरंगजेब की नीतियां थी उनके विरोध में भी लोग खड़े होने लग गए थे। तो सन 1707 के बाद में मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगता है और इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे रियासतों का वहाँ पे उभार होने लग जाता है। वो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं हम दिल्ली के अंडर में नहीं हैं, वो अपना एक स्वतंत्र देश बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो सेम प्रोसेस होती है बंगाल में। बंगाल के अलावा ये वाला आप देख रहे हैं, ये मुगलों के अंदर ही रहता है, इधर वाला, ठीक है। इधर की साइड में राजपूत भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग जाते हैं। बीच में अगर देखें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जाट रियासत भी स्वतंत्र हो जाती है। मराठा एम्पायर जो यहाँ से शुरू होता है और पूरे भारत में फैलता है, तो मराठा एम्पायर जो है वो काफी बड़े क्षेत्र पे धीरे धीरे फैलने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक समय ऐसा आता है जब मराठा एम्पायर दिल्ली तक भी फैल जाता है। हैदराबाद वाला क्षेत्र अलग से स्वतंत्र हो जाता है, मैसूर वाला क्षेत्र अलग से स्वतंत्र हो जाता है, कर्नाटक वाला ये पहले से अलग थे ही थोड़े बहुत, इसी में तरह उनको था ही अलग, ठीक है। नॉर्थ सरकार इधर की साइड में। तो ये छोटे छोटे या अपने आप में स्वतंत्र राज्य यहाँ पे उद्भव होने लग जाते हैं, ठीक है। ये जब हो रहा है सन 1707 से लेके 1857 और आगे तक के समय में हो रहा है। अंग्रेजों ने सही ढंग से शुरुआत की है सन 1757 से, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद में। तो सन 1760 में, 60 में आप ये मैप जो देख रहे हैं सन 1760 का है, ठीक है। इस मैप में ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये राजपूताना है, ठीक है। और ये पूरा का ज्यादातर क्षेत्र में देख रहे हैं ना, सन 1760 में मराठों का एम्पायर जो था वो सबसे ज्यादा हो चुका था, ओके। तो अंग्रेजों ने इस वाले क्षेत्र में, ये बंगाल है, यहाँ पे जो है वो सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया था। फिर भी उन्होंने वहां पे शासन शुरू नहीं किया था। फिर ये वाला अवध है, अवध वाला जो है वो सन 1764 के युद्ध तक जो है वो क्षेत्र उसमें कवर होने लग गया था। तो यहाँ पे जो मैप दिखा है 1798 का, सन 1798 में अंग्रेजों की स्थिति, ये वाला जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। अवध फिर भी अलग है, बंगाल में बिहार भी शामिल होता था उस समय, ठीक है। बिहार भी शामिल होता था और उड़ीसा का भी कुछ भाग होता था। तो बंगाल वाला ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों के अधीन था। ये नॉर्थर्न सरकार जो है ये भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। इधर मद्रास वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी अंग्रेज आ गए। यहाँ पे अगर बात करें बॉम्बे की, सन 1798 में बॉम्बे जो था वो एक छोटा सा हिस्सा व्यापारिक केंद्र था, तो वहाँ पे जो बड़ा साम्राज्य नहीं था। यहाँ पे देखेंगे तो मराठों का ही एम्पायर था, ओके। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे निजाम वाला क्षेत्र जो है वो मराठों के पास में चला गया, ये निजाम है बीच में। और छोटे छोटे इन क्षेत्रों पे जो है अंग्रेज आ गए हैं, या सिलोन श्रीलंका में भी अंग्रेज आ गए। ये सन 1798 का मैप हमने देखा, ओके। अब बात करते हैं 1836 की। 1836 में अंग्रेजों का विस्तार आप देखिए। 1836 में अंग्रेज यहाँ इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, इन क्षेत्रों में देख रहे होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे भी अंग्रेज आने लग जाते हैं और इस क्षेत्र तक वो पहुंचने लग जाते हैं 1836 में। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये सिखों के क्षेत्र में आता है, महाराजा रणजीत सिंह के। तो 1836 तक ये सिखों के क्षेत्र में आता था। अब बात करते हैं 1857 की। 1857 में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो, मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, कुछ एक हिस्सों को छोड़कर। देखिए राजपूताना वाला क्षेत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन अंग्रेजों के साथ में संधि की हुई है, ओके। कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है राजा, लेकिन अंग्रेजों के साथ संधि की हुई है। इधर की साइड में रेवा
और इधर की साइड में बस्तर वाला क्षेत्र, एंड ये निजाम वाला क्षेत्र, मैसूर वाला क्षेत्र, कोचीन, छोटे छोटे जो राज्य हैं वो अंग्रेजों से संधि किए हुए हैं, और बाकी जो हिस्सा आप ये देख रहे हैं ये सब डायरेक्टली सीधा सीधा अंग्रेजों के अधीन में आ रहा है। यानी इस तरीके के जो कलर आप देख रहे हैं उसे बोलेंगे हम ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और ये जो है वो हिंदू स्टेट्स हैं अंग्रेजों के अधीन में, ये मुस्लिम स्टेट्स हैं अंग्रेजों के अधीन में, और इन्हें बोलेंगे देसी भारत, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के हम बोल देंगे देसी भारत। तो ये 1857 के समय पर भारत की स्थिति थी। ये कुछ एक इमेजेज और हैं वही उसी समय के, इन्हें आप देख लेना पीडीएफ में। ये जो है अपना अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भारत का मैप है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, और वो पुराना मैप है, आज से 100-150 साल पुराना। अभी का कोई मैप नहीं है इसमें, अंग्रेजों के ही मैप है ये वाला। तो उस समय उन्होंने इस तरीके से हिमालय तक सीमा निर्धारित की हुई थी, और उन्होंने म्यांमार का हिस्सा भी शामिल किया हुआ था। तो ये अंग्रेजों का मैप है, इसमें आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ये डेक्कन वाला हिस्सा इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, उसके अलावा मालवा वाला क्षेत्र, उसके अलावा मराठियाज का डोमिनियंस वाला क्षेत्र इन्होंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के मैप हैं जो उन्होंने अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो उन्होंने दर्शाए हुए हैं, ओके। तो ये मैप मैंने आपको दिखाए सन 1707 से लेके, पहले तो मैंने आपको 1606 वाला भी दिखाया, 1605 वाला भी दिखाया, और अपना 1530 वाला भी दिखाया, ओके। तो इस समय से लेके और 1857 का दिखाया, ठीक है। और लास्ट वाला जो मैप मैंने आपको दिखाया मोस्टली 1857 का ही दिखाया इसके अंदर। तो इस समय तक जो है ये मैप आपको दिखाए तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अंग्रेजों का डोमिनेंस कैसे हुआ, बट जो यूरोपियों का आगमन होगा उसमें इन सब मैप को हम बार बार में दिखाएंगे। बट ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मुगल एम्पायर जो अपने आप में शक्तिशाली था वो डिक्लाइन होता है, और उसके बाद में छोटे छोटे राज्य उदय होते हैं जो अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं, और उसी चीज़ का फायदा उठाते हुए विदेशी जो है वो भारत में शासन करना शुरू करते हैं। तो ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स है, आप इसे अच्छे तरीके से देखना। इसकी पीडीएफ्स वगैरह हैंड रिटन पीडीएफ्स मिलेंगी आपको, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विज भी मिल जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस वगैरह की या आरएस वगैरह की तो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ओके। आई थिंक आपको ये जो समझ में आ गया होगा सिलेबस, और आगे कैसे कैसे हमें पढ़ना है। इस बात का ध्यान रखना कि ये 3 यूनिवर्सल लॉ मैंने आपको बताए, ये आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बताए, ये समझाने के लिए बताए कि आगे हम इन यूनिवर्सल लॉज को भी फॉलो करेंगे, ओके। तो आई स्टॉप हियर। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।